आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर, चुनाव चिन्ह देखकर समझ गए होंगे कि आज की ये कहानी है भारतीय जनता पार्टी के जन्म लेने और गांधीवादी समाजवाद अपनाने की। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, जानते हैं। 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और अभी आप देखते हैं कि मोदी जी कहते रहते हैं ना कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। जब सन 1980 में इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की तो जनता सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे जगजीवन राम ने 28 फरवरी को ऐलान किया कि वो दोहरी सदस्यता के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, इस पर आखिरी फैसला लेकर ही रहेंगे। दोहरी सदस्यता यानी कि जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की सदस्यता एक साथ होना, और इस पर कई बड़े नेताओं को गहरा इतराज था। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 4 अप्रैल को जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने तय किया कि जनसंघ के लोग अगर आरएसएस नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें जनता पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा। लेकिन जनसंघ के सदस्यों को इसका पहले से ही अंदाजा लग गया था। किंसुक नांग अपनी किताब द सेपरन टाइड द राइज ऑफ द बीजेपी में लिखते हैं कि 5 और 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी के जनसंघ घटक ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बैठक की, और जिसमें करीब 3000 सदस्यों ने भाग लिया, और यही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को सूरजभान और सिकंदर वक्त के साथ पार्टी का महासचिव बनाया गया। और अब आज के समय में आप देखें जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी में, वो आप देखेंगे कि किससे, आरएसएस से निकले हुए। आरएसएस बीजेपी का सहयोगी संगठन है एक तरह से। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सिर्फ 31 सीटें जीत पाई थी, और जिसमें जनसंघ घटक के 16 सदस्य थे, यानी तकरीबन आधे। इन सभी लोगों ने राज्यसभा के 14 सदस्यों, 5 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, 8 पूर्व राज्य मंत्रियों, 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ नई पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इन सब ने दावा किया कि वो ही असली जनता पार्टी है। चुनाव आयोग ने दिया कमल चुनाव चिन्ह। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जब जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने जनसंघ से जुड़े रहे नेताओं के इस दावे को चुनौती दी कि वो ही असली जनता पार्टी है, तो शुरू में चुनाव आयोग ने उनके विरोध को नहीं माना, और आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, और जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह हलधर किसान को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने चक्कर और हाथी चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया था, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया। क्या किया? अनुरोध किया। और 6 महीने के बाद चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर के अनुरोध को मानते हुए हलधर किसान चुनाव चिन्ह को अनफ्रीज कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहा। बाहरी नेताओं को तरजीह। शुरू में जनता पार्टी में गैर आरएसएस नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? और आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि नलिन मेहता अपनी किताब द न्यू बीजेपी में लिखते हैं कि बीजेपी ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, मशहूर वकील राम जेठमलानी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के.एस. हेगड़े और पूर्व कांग्रेस नेता सिकंदर बख्श का न सिर्फ खुले तरह से दिल से स्वागत किया, बल्कि उन्हें मंच पर भी बैठाया। दिलचस्प बात यह थी कि पार्टी का संविधान बनाने वाली 3 सदस्यीय समिति के 2 सदस्य संघ से बाहर के थे। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। राम जेठमलानी विभाजन के बाद सिंध से शरणार्थी के तौर पर आए थे, जबकि सिकंदर वक्त दिल्ली के मुसलमान थे। सिकंदर वक्त ने ही पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वाजपेयी का नाम प्रस्ताव किया था, जिसको राजस्थान के बीजेपी नेता भैरों सिंह शेखावत ने अपना समर्थन दिया था। गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। बीजेपी के जन्म लेने से पहले इस बात पर भी बहस हुई कि नई पार्टी का नाम क्या रखा जाए। वाजपेयी नई विचारधारा के साथ पार्टी का नया नाम भी चाहते थे। बीजेपी के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार पार्टी के पहले सत्र में आए लोगों से जब पार्टी के नाम के बारे में पूछा गया तो 3000 में से सिर्फ 6 सदस्यों ने पुराने नाम जनसंघ को जारी रखने का
समर्थन किया। अंततः भारतीय जनता पार्टी नाम रखने पर सहमति हुई। वैचारिक रूप से पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, लेकिन शुरू में से पार्टी के कई हलकों में समर्थन नहीं मिला। किंसुक नांग लिखते हैं कि विजयराजे सिंधिया के नेतृत्व में कई बीजेपी नेता समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करने के बारे में संशंकित थे, क्योंकि इससे कम्युनिस्टों के साथ वैचारिक मेलजोल का आभास मिलता था, जिससे आरएसएस हर हालत में दूर रहना चाहता था। कुछ दूसरे नेताओं का विचार था कि गांधीवादी समाजवाद को अपनाकर पार्टी पर नकलची होने, कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने का आरोप लगेगा। ये भी माना जाता है कि उस समय आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस भी गांधीवादी समाजवाद को अपनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वो इसके लिए राजी हो गए। किंसुक नांग लिखते हैं कि आरएसएस के लोग गैर हिंदुओं को, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, पार्टी में शामिल करने पर खुश नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में इस बात पर जोर था कि जनसंघ की पुरानी विचारधारा को भूलकर नई शुरुआत की जाए। शायद इसी वजह से पार्टी के मंच पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के साथ साथ जयप्रकाश नारायण के भी चित्र लगे हुए थे। बंबई में पार्टी का महाअधिवेशन बुलाया गया। दिसंबर 1980 के अंतिम हफ्ते में बंबई में पार्टी का पूर्ण अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें पार्टी के हजारों सदस्यों ने भाग लिया। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में दावा करते हैं कि तब तक देश भर में 25 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके थे। जनसंघ के चरम पर भी पार्टी के सदस्यों की संख्या 16 लाख से अधिक नहीं थी। सुमित मित्रा ने इंडिया टुडे की 31 जनवरी 1980 में छपी अपनी रिपोर्ट बीजेपी कन्वेंशन ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल में लिखा था कि बीजेपी के कुल 54,632 प्रतिनिधियों में 73% 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से आए थे। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन क्षेत्र में एक अस्थायी बस्ती बनाई गई। सम्मेलन 28 दिसंबर को शुरू हुआ था। उसमें 40,000 लोगों के रहने खाने का इंतजाम किया गया था। दोपहर तक 44,000 प्रतिनिधि सभा स्थल पर पहुंच चुके थे। शाम तक और प्रतिनिधि पहुंचने की उम्मीद थी। पार्टी के महासचिव लालकृष्ण आडवाणी को यह अनुरोध करना पड़ा कि अगर संभव हो तो पार्टी सदस्य सभा स्थल के बाहर भोजन करें। वाजपेयी को समारोह पूर्वक शिवाजी पार्क ले जाया गया। सभा स्थल में हर जगह पार्टी के नए झंडे लगे हुए थे। इसका 1/3 हिस्सा हरा और 2/3 हिस्सा केसरिया था। 28 दिसंबर 1980 की शाम 28 एकड़ में फैले शिवाजी पार्क में पार्टी का खुला सत्र हुआ, जिसमें आम लोगों को भी आप देखते हैं कि भाग लेने की छूट थी। और विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी में लिखते हैं, पार्टी के नए अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने सभा स्थल से शिवाजी पार्क का 4 किलोमीटर का रास्ता खुली जीप में तय किया। स्थानीय लोगों और हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को मूर्त रूप देने के लिए मराठी सैनिक की वेशभूषा में एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे ट्रकों का ही काफिला था। ट्रकों पर दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण के चित्र लगे हुए थे। आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस के भाई था भाऊ राव देवरस भी वहां मौजूद थे। वहां मौजूद आरएसएस के नेता शेषाद्री चारी ने स्वीकार किया कि उनके लिए जयप्रकाश नारायण के गांधीवादी समाजवाद को पचा पाना मुश्किल हो रहा था। प्रवीण तोगड़िया ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, बीजेपी के अधिकांश सदस्य गांधीवादी समाजवाद और पार्टी का झंडा बदलने से सहमति नहीं रखते थे। मुझे ये पता था क्योंकि उस समय मैं स्वयंसेवक हुआ करता था। ये असहमति चारों तरफ व्याप्त थी, लेकिन उसे मुखर नहीं होने दिया गया था। विजयराजे सिंधिया का प्रखर विरोध। पार्टी की वरिष्ठ नेता विजयराजे सिंधिया ने पार्टी की नई विचारधारा के प्रति अपने विरोध को छिपाया नहीं था और उनकी नजर में इंदिरा गांधी के समाजवाद ने ही राजवाड़ों से उनकी ताकत छीनी थी। उन्होंने अपने खुद का 5 पन्नों का एक विरोध मसौदा प्रतिनिधियों के बीच बंटवाया, जिसमें कहा गया था कि गांधीवादी समाजवाद का नारा आम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करेगा। ये नारा सिर्फ प्रगतिशील दिखने के लिए लाया गया था और ये बीजेपी को कांग्रेस की फोटो कॉपी बनाकर रख देगा और इससे उसकी मौलिकता नष्ट हो जाएगी। बाद में उन्होंने अपनी किताब रॉयल टू पब्लिक लाइफ में लिखा, मैंने इस परिवर्तन के प्रति अपना विरोध दर्ज किया था, लेकिन इसके बावजूद इसे बंबई सम्मेलन में पार्टी के मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। कई पार्टी नेताओं का मानना था कि अब जब हम जनता पार्टी से बाहर आ गए तो गांधीवादी समाजवाद का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आप देखिए, क्रिस्टोफर जेफरलेट अपनी किताब द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाला गया। राजमाता को सार्वजनिक रूप से अपना विरोध पत्र वापस लेने के लिए मना लिया गया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की थी कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें स्पष्ट किया कि बीजेपी का समाजवाद मार्क्स के समाजवाद के बिल्कुल उलट है।
कहा गया कि बीजेपी के समाजवाद का आशय दीनदयाल उपाध्याय के जन कल्याणवाद और एकात्म मानववाद से अलग है। वाजपेयी ने इस पूरी बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पार्टी गांधीवादी समाजवाद की अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटेगी। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की वकालत। 30 दिसंबर की रात दिए अपने भाषण में वाजपेयी ने घोषणा की थी कि बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर के समता सिद्धांत को अपना लिया। उन्होंने अपनी पार्टी की सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भी स्पष्ट की। यह 17वीं सदी में मराठा राजा शिवाजी के अल्पसंख्यकों के प्रति अपनाई गई नीति के अनुरूप थी। वाजपेयी ने कहा कि आगरा में छत्रपति शिवाजी की हिरासत के दौरान उनका सेवक एक मुसलमान था। वाजपेयी ने कहा कि सन 1661 में शिवाजी ने अपना कोंकण अभियान केलसी के मुस्लिम संत याकूत बाबा के आशीर्वाद के साथ शुरू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जनता पार्टी टूट जरूर गई, लेकिन हम जयप्रकाश नारायण के सपनों को कभी नहीं टूटने देंगे। उन्होंने समाचार पत्रों में छपी इस खबर का खंडन किया। पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को लेकर कोई मतभेद है, इसका शब्द मूल अर्थ पूंजीवाद और साम्यवाद को अस्वीकार करना है। वाजपेयी के भाषण के अंतिम शब्द थे, पश्चिमी घाट पर समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं भविष्य के बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सम्मेलन से लौटने के बाद ऑन लुकर पत्रिका के संपादक जनार्दन ठाकुर ने लिखा, मैं बीजेपी के बंबई सम्मेलन में से इस उम्मीद के साथ लौटा कि एक ना एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी भविष्यवाणी किसी ज्योतिष विद्या पर आधारित नहीं है, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने ये आकलन उनको और उनकी पार्टी को बहुत गौर से देखने के बाद किया। वाजपेयी भविष्य की पार्टी के नेता हैं। मोहम्मद करीम चागला का बीजेपी को समर्थन। इस भाषण के दौरान मुख्य अतिथि थे नेहरू और इंदिरा के कैबिनेट में मंत्री रहे मोहम्मद करीम चागला। विभाजन से पहले चागला ने मोहम्मद अली जिन्ना के असिस्टेंट की भूमिका भी निभाई थी। अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में उन्होंने लिखा था, उस जमाने में जिन्ना राजनीति और कानून दोनों क्षेत्रों में मेरे आदर्श हुआ करते थे। जब तक वो राष्ट्रवादी रहे मैं उनके साथ रहा, लेकिन जैसे जैसे वो सांप्रदायिकवादी होते चले गए, दो देशों के सिद्धांत की वकालत करने लगे, मेरे उनके रास्ते अलग होते चले गए। और आप देखते हैं कि चागला ने जिन्ना से पूछा, पाकिस्तान मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल राज्य के हित में होगा, लेकिन उन मुसलमानों का क्या होगा जो अल्पसंख्यकों के रूप में रह रहे हैं? जिन्ना का जवाब था, मेरी उनकी दशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। रोजेज इन दिसंबर पेस्ट 78-80 पर लिखा है। पत्रिका द वंश जनरल के सितंबर 1979 के अंक में चागला ने लिखा, मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं अपनी विरासत अपने आर्य पूर्वजों से जोड़कर देखता हूं। असली हिंदुत्व को एक धर्म के तौर पर देखना गलत है, एक दर्शन है और जिंदगी जीने का तरीका है। नुस्ली वाडिया ने उठाया सम्मेलन का खर्च। अटल बिहारी वाजपेयी ने चागला का एक कहकर स्वागत किया कि वो धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। जिन्ना के साथ काम करते हुए भी उन्होंने दो देशों के सिद्धांत का विरोध किया। चागला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वाजपेयी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद प्रतिनिधियों से कहा, लोगों को बताएं कि आप ना तो सांप्रदायिक दल में हैं और ना ही नए रूप में जनसंघ है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी है जो अगले चुनाव में या इससे पहले इंदिरा गांधी की जगह ले सकते हैं। और इस पूरे आयोजन में 20 लाख रुपए खर्च हुए, और जो उस जमाने में एक बड़ी रकम थी। विनय सीतापति लिखते हैं कि उस सम्मेलन में भाग लेने वाले एक बड़े बीजेपी नेता का कहना था कि इसके लिए अधिकतर धन मशहूर उद्योगपति नुस्ली वाडिया ने दिया था। 1970 का दशक समाप्त होते ही जिन्ना के नाती नुस्ली वाडिया बीजेपी को धन देने वाले सबसे बड़े उद्योगपति बन चुके थे। पार्टी की पहली बैठक 16 वर्ष बाद 1996 में बीजेपी को पहली बार केंद्र में सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन पार्टी संसद में अपना बहुमत साबित नहीं कर सकी और 13 दिन के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसके बाद उनके अगले 2 चुनाव में उनकी जीत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने सन 1998 में शपथ ली, और आप देखते हैं कि 2014 में पहली बार बीजेपी को अपनी दम पर बहुमत मिला और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 2019 में भारी बहुमत मिलता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी दम पर फिर से बहुमत नहीं मिला। तो ये कहानी है किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।